मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इन्वायरमेंट साइंस के बारे में। और मोस्टली अगर हम एक वर्ड्स की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट साइंस, मोस्टली इस शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि शुद्ध शब्द है इन्वायरमेंट स्टडी। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि ईवीएस की जो फुल फॉर्म है वह इन्वायरमेंट साइंस नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंटल स्टडी है। ये सभी को ध्यान रखना है। ये आज का पहला लेक्चर है बच्चों, और ये लेक्चर आपको किन किन परीक्षाओं में काम आने वाला है। ये आपको यूपी टेट के एग्जाम में काम आएगा, सी टेट में काम आएगा, और आपका जो शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम होता है, रीट का एग्ज़ाम होता है, उन सभी के अंदर आप लोगों को काम आने वाला है। टीचिंग से रिलेटेड जो भी कुछ है प्रत्येक के अंदर काम आना है। लेकिन आजकल ये भी देखने के लिए मिल रहा है सिविल सर्विसेज और अदर एग्जाम्स के अंदर भी इन्वायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। सभी बच्चों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी बच्चे बड़े ध्यान के साथ। आई होप दैट सभी बच्चे लाइव आ चुके होंगे, और जो बच्चे लाइव आ चुके हैं उन सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर सबसे पहले अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है, फिर सेशन के साथ जुड़ जाना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त उचित पद्धति है। यानी कि आपको 4 मेथड दिए गए हैं, आप लोगों को यह बताना है कि पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज सबसे अच्छी होगी। पहला विकल्प बच्चों यहां पर दिया गया है, सूखी और गिरी हुई पत्तियों का किसी उद्यान या खुले स्थान पर दहन होना। यानी कि सूखी हुई पत्तियों को किसी एक स्थान पर ले जाकर जला देना, या फिर पर्यावरण को साफ रखने के लिए प्लास्टिक अपशिष्टों का दहन करना, प्लास्टिक को जलाना, घरेलू वाहित मल को निर्मुक्त करने से पहले उसका उपचार करना। घर से आप जो भी कचरा निकालते हो उसको जारी करने से पहले, छोड़ने से पहले आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। कृषि क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना। तो 4 चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। निम्नलिखित में से 3 पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। एक विकल्प ऐसा है जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है, उस कथन का आपको चयन करना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। सभी बच्चों को अपने राइट आंसर सबमिट कराने हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों को चैट बॉक्स में जाना है और लाइव चैट बॉक्स में जाकर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए 3 से 4 सेकंड का आप लोगों को समय दिया गया था बच्चों, वह समय आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सही आंसर को जान लेते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हमको बता रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है। देखो, अगर किसी स्थान पर सूखी पत्तियां हैं, यदि हम उनको जलाते हैं, दहन करते हैं, तो उससे CO2 का उत्सर्जन होगा, नाइट्रोजन का भी होगा। कारण है धुएं से पर्यावरण को हमेशा नुकसान पहुंचता है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। तो इसका मतलब ये आपका पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। दूसरा, पर्यावरण को साफ रखने के लिए जो पर्यावरण में प्लास्टिक कचरा है, उस कचरे को यदि हम जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यदि किसी चीज़ को जलाना सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो पहले नंबर पर रबड़ आता है और दूसरे नंबर पर आपका प्लास्टिक आता है। इन दोनों को ही जलाने से पर्यावरण को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को लॉस होगा। तो दोनों ही आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं। बात करते हैं बच्चों तीसरे की, कृषि क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना। यदि हम रासायनिक उर्वरक खेतों में डालते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी जो भूमि है कुछ समय के बाद बंजर हो जाएगी और मिट्टी में रहने वाले जितने भी छोटे छोटे जीव हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और बहुत सारी घास फूस भी इन रासायनिक उर्वरकों से जल जाएगी। तो बच्चों डी भी आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब बचता है आपका सी आपका पूर्ण रूप से सही है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आप ध्यान लगाकर थोड़ा सा सभी विकल्प को पढ़िएगा, उसके बाद आपको उसको सॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त और उचित पद्धति है। तो बच्चों यहाँ पर घरेलू वाहित मल को निर्मुक्त करने से पहले हम लोग उसका उपचार करेंगे, यही बात यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। बाकी किसी चीज़ को जलाना यानी कि ये भी दोनों गलत है। खेती के अंदर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। चलिए आगे बढ़िएगा।
पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को किस सिंबल से चिन्हित करने का कार्य भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है कि वो पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल मार्क प्रत्येक वस्तु के ऊपर बनाया जाता है। उस मार्क को क्या कहा जाता है? आपके पास है एक इको मार्क, एक है एग मार्क और एक है एक बार थोड़ा सा सी को दोबारा पढ़ लेते हैं, ISI मार्क। ठीक है, आगे बात करते हैं। डी विकल्प है वाटर मार्क। आपके पास 4 विकल्प हैं, सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ऐसा प्रोडक्ट जो पर्यावरण के अनुकूल है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रत्येक कंपनी के द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार उस प्रोडक्ट के ऊपर एक सिंबल बनाया जाता है। उस सिंबल को क्या कहा जाता है बच्चों? इको मार्क, एग मार्क और ISI मार्क। एक डी यहां पर दिया गया है वाटर मार्क। चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ऐसे सभी विद्यार्थी जो सेशन के साथ थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, सभी को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है और तेजी के साथ सेशन के साथ लाइव जुड़ जाना है। यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पर्यावरण के अनुकूल यदि कोई प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर कौन से सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है? सीटेट, यूपीटेट के हिसाब से सबसे ज्यादा डिमांडेड सवाल है। ये लगभग 20 से 25 बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचरली परीक्षा में आपको काम आ सके। चलिए बात करते हैं बच्चों अब हम सही विकल्प की। आपका जो 4 सेकंड का समय था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा, वाटर मार्क यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, ISI मार्क भी आपका गलत है, एग मार्क भी गलत है, इको मार्क आपका पूर्ण रूप से सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। इको का मतलब इकोसिस्टम और मार्क का मतलब आप खुद ही समझते हो, चिन्ह। ठीक है, तो यही क्वेश्चन को सोल्व करने की सबसे बेस्ट टेक्निक है। क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ। इको का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, और उसी के साथ आपको आंसर को समझ जाना है। ठीक है, एग मार्क, ISI मार्क और वाटर मार्क, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत है। इको मार्क एक ऐसा सिंबल है जो ये बताता है कि ये प्रोडक्ट पर्यावरण के अनुकूल है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी ऐसे भारतीय उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लगभग सेम है। वहां पर किसी दूसरे एंगल से पूछा गया था, यहाँ पर किसी दूसरे एंगल से पूछा गया है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा, और ऐसे बच्चे जिनके द्वारा क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से क्लियर किया गया है उनको किसी भी प्रकार की समस्या क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर नहीं आनी है। भारतीय उत्पादकों पर इको मार्क किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन को रिवर्स कर पूछा गया है। एक है पर्यावरण हितैषी और एक आपको दिया गया प्रोटीन समृद्ध, एक सी दिया गया आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य और विशुद्ध अनुप मिश्रित। चलिए आपके पास 4 विकल्प है, पर्यावरण हितैषी, प्रोटीन समृद्ध, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य यानी कि बिहेवियर, विशुद्ध यानी कि गंदा और अनप मिश्रित। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर जो है सबमिट कराने हैं। अरे भाई तेजी के साथ 4 सेकंड में सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। मैक्सिमम 4 सेकंड के अंदर सभी को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम सही विकल्प की। इको मार्क किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपका डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रोडक्ट पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण का हितैषी है, इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों आज की जो क्लास है इसके अंदर 25 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, और ये 25 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं। ऐसे बालक जो इस सेशन में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या लोअर PCS जैसी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जो क्लास है ये वरदान साबित होने वाली है। इसके अंदर 25 ऐसे क्वेश्चन को लिया गया है जो बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? एक विकल्प है आपके पास बाबा आमटे, एक है मेथा नहीं है ये मेघा है, मेघा पाटकर,
और ये एक सुंदरलाल बहुगुणा है, एक है किरण बेदी। चलिए चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, किसके द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था इंडिया के अंदर, और ये आंदोलन काफ़ी पॉपुलर रहा था। वनों की रक्षा के लिए उत्तराखंड में एक चलाया गया आंदोलन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि चिपको आंदोलन के जो नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, वो कौन थे। चलिए 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को आंसर सबमिट कराना था। आई थिंक आप सभी के रिप्लाई आ चुके हैं। जिन बच्चों ने रिप्लाई नहीं दिया है, तेजी के साथ चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर सबमिट कराना है। चिपको आंदोलन का नेता किसको माना जाता है बच्चों? ए विकल्प है बाबा आमटे, ये आपका गलत है। बी मेघा पाटकर, ये भी आपका गलत है। डी किरण बेदी, ये भी आपका गलत है। सी यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। उत्तराखंड में वनों की रक्षा के लिए वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम था चिपको आंदोलन। ये आप सभी को ध्यान रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा 2020 में कोविड के कारण एक्सपायर भी हो चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा अंतिम श्वास कहाँ पर ली गई थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा अंतिम श्वास ऋषिकेश एम्स के अंदर ली गई थी। ऋषिकेश एम्स में ही उनको भर्ती रखा गया। कोविड के चलते हुए उनका देहांत हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी काफी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में क्या है? चलिए, यदि हम ईवीएस की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? चलिए, ईवीएस की फुल फॉर्म हमेशा हम लोग गलती करते हैं, कई बार मैं भी बोलते समय गलती करता हूं, मोस्टली 90% लोग गलती करते हैं। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है। चलिए ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है और ये किसके अकॉर्डिंग ली गई है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ली गई है। जो एनसीईआरटी की किताबें कक्षा 3 से ईवीएस की चालू हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है? एक है बच्चों इन्वायरमेंटल सोर्सेज, एक है इन्वायरमेंटल साइंस, एक है इन्वायरमेंटल स्टडीज, और एक है इन्वायरमेंटल स्किल्स। चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अगर हम प्राइमरी लेवल पर बात करते हैं तो एक ऐसा बच्चा जो सीटेट यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि ईवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे इन्वायरमेंट साइंस भी कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन ऐसे सभी स्टूडेंट जो टीचर भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है। कारण ये है, इस क्वेश्चन को सीटेट के पुरानी परीक्षाओं के क्वेश्चनों से उठाया गया है, तो हम लोगों को सीटेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपना आंसर सबमिट कराना है। चलिए बात करते हैं एक सही विकल्प की। बच्चों आपके पास 4 विकल्प हैं, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर सबमिट करा रहे हैं बार बार बताने के बाद भी। पहला जो है ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, ए का यहाँ पर कोई चांस नहीं है, ये पूर्ण रूप से आपका गलत है। इन्वायरमेंट साइंस जो हम बहुत बार गलती करते हैं, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक है इन्वायरमेंटल स्किल्स, ये भी गलत है। यदि आप सी टेट के विद्यार्थी हो, यूपी टेट के विद्यार्थी हो, तो आपको इस केस के अंदर इसकी जो फुल फॉर्म बतानी है ईवीएस की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा, ना कि इन्वायरमेंट साइंस। दोनों ही शब्द सही हैं, लेकिन जब हम टीचिंग एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर इन्वायरमेंट साइंस शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इन्वायरमेंटल स्टडीज इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? एक आपको दिया गया बायोटोप, एक दिया गया बायोग, एक बच्चों दिया गया इकोटोन, एक दिया गया सीयर। आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप लोगों के पास 4 विकल्प हैं, और तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान कर देता हूं बच्चों। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक स्थल पारितंत्र है, ठीक है, और एक हमारे पास जल पारितंत्र है, ठीक है, जैसे किसी नदी या तालाब या समुद्र का किनारा, ठीक है। उन दोनों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है जिसको हम कॉमन एरिया बोलते हैं। तो उस कॉमन एरिया को इन्वायरमेंट स्टडी के अंदर क्या शब्द दिया गया है, क्या कहा गया है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए, एक स्थलीय पारितंत्र है, एक जलीय पारितंत्र है।
दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है उस कॉमन एरिया को क्या कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है बच्चों। चलिए, एक बायोटॉप विकल्प था आपके पास, एक बायोग विकल्प था, एक था इकोटोन, एक था सियर। 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। 3 से 4 सेकंड का ही आपको अधिकतम समय दिया जाएगा। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी बच्चे तेजी के साथ वीडियो को लाइक करेंगे और चैट बॉक्स के अंदर जाकर अपने प्रत्येक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र है बच्चों उसको क्या कहा जाता है। एक आपको बायोटॉप दिया गया था, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। बायोग भी आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है। सियर भी आपका गलत है। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो कॉमन एरिया है उसको इन्वायरमेंट स्टडीज की जो थ्योरीज है उसके अंदर इकोटोन शब्द दिया गया है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र किसको कहा जाता है। देखिए, जीवमंडल जो बायोमंडल रिजर्व एरिया है उसको क्या कहा गया है या निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों यहाँ पर। पहला विकल्प है कृषि उत्पादन के हिसाब से भिन्न, कृषि उत्पादन के या घास स्थल के या वायुमंडलीय संतुलन के परिरक्षण क्षेत्र या आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र। जीवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं उनको डिसाइड किया जाता है कृषि उत्पादन के आधार पर, घास स्थल के या वायुमंडलीय संतुलन के हिसाब से या आनुवांशिक विभिन्नता के हिसाब से। चलिए अरे भाई तेजी के हिसाब से सभी को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कैसे होते हैं, कृषि उत्पादन के होते हैं, घास के स्थल के होते हैं, वायुमंडलीय संतुलन के होते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता के हिसाब से होते हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चैट बॉक्स में जाना है, ईमानदारी के साथ राइट आंसर आप लोगों को सबमिट करा देना है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर की। और पहला विकल्प यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। घास स्थल भी आपके गलत है, वायुमंडलीय स्थल भी गलत है। जो आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पर क्षेत्र बनते हैं उन्हीं को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। मानिएगा एक पर्वत हमारे पास ए है और एक पर्वत आपके पास बी है, ठीक है। एक पर्वत पर भालू का निवास स्थान है और एक पर्वत पर कश्मीरी हिरन का, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों आनुवांशिक रूप से 2 अलग अलग जीव हैं और उन दोनों के लिए 2 रिजर्व एरिया हैं। एक पर्वत ए के ऊपर रहना पसंद करता है, एक पर्वत बी के ऊपर रहना चाहता है। तो इन दोनों ही कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। एक पहाड़ को भालू के लिए रिजर्व किया गया है, एक पहाड़ को हिरन के लिए रिजर्व किया गया है। बाकी जो अन्य जीव हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा और स्पेशली उस क्षेत्र को केवल हिरन के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। अन्य जितने भी जंतु हैं उनको वहां से हटाने का प्रयास किया जाएगा। प्राकृतिक रूप से भी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं और सरकारों के द्वारा भी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के निर्माण का कार्यक्रम जगह जगह चलाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं, मोस्टली प्राकृतिक रूप से होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम का आरंभ किसके द्वारा किया गया था और वर्तमान में भी चलाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आपके पास है, एक है आपके पास यूनेस्को, एक है यूनिसेफ, एक है SMF, थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर आप लिख लेना SMF के द्वारा, और एक दिया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। 4 अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम कौन सी संस्था के द्वारा प्रारंभ किए गए थे, या ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। तो 4 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उसी के अंदर से आपको सही विकल्प का चुनाव कर लेना है। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। चलिए भैया तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बहुत तेजी के साथ जो है टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों का जो सेशन है वो नहीं बढ़ रहा है। कारण ये है आज जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। तो देखिएगा, मानव और जैव मंडल जो कार्यक्रम है वो यूनिसेफ के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं,
SMF के द्वारा भी नहीं चलाए जाते हैं, WHO के द्वारा भी नहीं चलाए जाते हैं, ये केवल किसके द्वारा चलाए जाते हैं, यूनेस्को के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी है। चलिएगा, यूनेस्को एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विश्व से बहुत सारे स्थलों को विश्व विरासत स्थल चुनती है। उसमें से इंडिया के भी लगभग 40 को सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोगों को बच्चों यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं पूरे वर्ल्ड लेवल के, और उनसे आपको सेलेक्ट करके, वर्ल्ड लेवल क्या इंडिया के ही हैं चारों के चारों, ठीक है। एक आपको दिया गया है नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी जैवमंडल, एक है नंदा देवी जैवमंडल, एक बच्चों आपको दिया गया मानस जीव अभ्यारण्य एक प्रकार का ये उसको, और एक दिया गया है सिंपली पाल जैवमंडल। इनमें से कौन से ऐसे 2 स्थल हैं जिनको यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, यानी कि विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। किसी भी स्थान को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी इमारत को, किसी भी कल्चर को या किसी भी सांस्कृतिक ऐतिहासिक शहर को यूनेस्को के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया जाता है। भारत के 4 स्थल आपको दिए गए हैं। इन 4 स्थल में से ऐसे 2 स्थल बच्चों कौन से हैं जिसको यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को आंसर सबमिट कराना था। 3 से 4 सेकंड बच्चों आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। चलिए बच्चों देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, डायरेक्टली ही बता देता हूँ। नीलगिरी जैवमंडल को यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है अपनी सूची में। तो यहाँ पर जो पहली बात है ये आपकी सही है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत है। देखिए इसमें भी 2 चीज़ें, नीलगिरी एवं, ये पूरा सेंटेंस नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। नीलगिरी पर्वत, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उन पे रहने वाले जो जीव हैं उन सारे एरिए को, यानी कि नीलगिरी जैवमंडल, प्लस इसमें 2 चीज़ हैं, दूसरा है आपका फूलों की घाटी। इन दोनों को कंबाइन रूप से एक साथ यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। और नंदा देवी जो पर्वत है उस पर बनने वाला जो जैवमंडल क्षेत्र है उसको भी यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। मानस अभ्यारण्य को ये मान्यता नहीं दी गई है, यानी कि ये आपका गलत है। और सिंपली पाल जैवमंडल को भी नहीं दी गई है, ये भी आपका गलत है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो ठीक होता है, एक तो पहला ठीक है और एक आपका दूसरा ठीक है। ये दोनों ही आपके ठीक हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ए विकल्प आपका गलत हो जाता है, सी विकल्प आपका गलत हो जाता है, डी भी आपका गलत हो जाता है। बस अब हम लोगों को ध्यान रख लेना है कि बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। हालांकि बच्चों पूरे इंडिया के अंदर 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, यहाँ पर केवल आपको 2 का दिया गया है। बाकी इसकी सूची मेरे द्वारा आर्ट एंड कल्चर के अंदर बच्चों को प्रोवाइड की गई थी, पढ़ाया गया था। यदि आपने वह ध्यान से पढ़ा होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने में मेरे सभी स्टूडेंट समर्थ होंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मूलक है? चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव मूलक है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है ये आप लोगों को बताना है। 4 चीज दी गई हैं, 3 निर्जीव हैं, 1 सजीव है। आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की इसमें जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी सेंस लगा के आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। 4 विकल्प हैं, इनमें से 1 सजीव है, 3 निर्जीव है, ये आपको बता देना है, ठीक है। आपके पास ए विकल्प है पतरा, एक बी है मूंगा, एक है माणिक, एक है पुखराज। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। आज की जो क्लास है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, ये मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूं। पूरे मन से आज की जो क्लास है वो लगाई गई है, इसके अंदर टाइम तो लगना ही लगना है। कोई भी बच्चा क्लास को छोड़कर नहीं भागेगा। क्लास थोड़ा सा लंबी चलने वाली है। क्वेश्चन इसके अंदर है 25। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मूलक है? चलिए बात करते हैं हम बच्चों यहाँ पर एकदम सही विकल्प की। तो पुखराज और माणिक ये दोनों ही पत्थर हैं, तो कोई चांस ही नहीं है इनका जीव होने का, सजीव होने का। पतरा भी यहाँ पर निर्जीव है। मूंगा समुद्र में पाया जाने वाला एक जीव है जिसको हम परवाल भी बोलते हैं, जिसके द्वारा मूंगा की चट्टान यानी कि परवाल भित्ति का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों ये आपका सही है, समुद्र के अंदर मूंगा यानी कि परवाल नाम का एक जीव पाया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है?
अगर कोई पारितंत्र है, किसी भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को पारिस्थितिकी तंत्र का दर्जा दिया जाता है। इसके अंदर जैविक समुदाय को भी इंक्लूड किया जाता है और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो जीवों को रहने में मदद करती हैं, जैसे पर्वत, नदी आदि, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यदि आप लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो उसके बाद अब हम बढ़ते हैं विकल्प की तरफ। ठीक है, इनकी अपनी स्वयं की उत्पादक क्षमता होती है। यह जैविक अजैविक दोनों घटक से मिलकर बनते हैं। ये एक बंद पारितंत्र होता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। 4 विकल्प है, 4 में से 3 पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही विकल्प है। एक ऐसा विकल्प है जो आपको गलत है, वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। निगेटिवली ट्रू आंसर यहाँ पर आपको सबमिट कराना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह जैविक अजैविक दोनों संगठनों से मिलकर बनता है। यह एक बंद पारितंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। चलिए बात करते हैं बच्चों, सही विकल्प की क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों ने आंसर दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है उनको सभी को समझ लेना है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर खुद की उत्पादन क्षमता होती है। जैसे सभी पेड़ पौधे सभी प्राथमिक उपभोक्ताओं के लिए भोजन तैयार करते हैं। सभी प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय के लिए तैयार करते हैं। सभी द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय के लिए भोजन तैयार करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर स्वयं का भोजन उत्पन्न करने की एक उत्पादक क्षमता होती है, या जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जीव अपने आप ही तैयार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये बात यहाँ पर सही है। और पारिस्थितिकी तंत्र के बच्चों 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये जैविक घटक हैं, और पर्वत, पहाड़, नदी, ये सभी आपके भौतिक यानी कि अजैविक घटक हैं। ये बात भी आपकी सही है। प्रकृति के अंदर पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इससे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन तंत्र का निर्माण होता है। प्राकृतिक संसाधन बच्चों जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, या फिर बात कर सकते हैं लकड़ी की, तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। ये भी हम लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र से ही प्राप्त होते हैं। ये बात भी सही है। तो बच्चों जो कथन यहाँ पर सही नहीं है वो सी है, और सी ही आपका यहाँ पर क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। रीज़न ये है, आपको निगेटिवली ट्रू बताना है। ए, बी और डी आपके सही हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, और डी भी बच्चों आपका सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्प्ले पर आ चुका है। सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? इकोसिस्टम शब्द को देखो, वहां पर पूछा गया था पारिस्थितिकी तंत्र, और बच्चों यहां पर आपको दिया गया है पारितंत्र। इकोसिस्टम को डिफाइन करने वाला लगभग क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा अलग आंसर विकल्प बनाए गए हैं, उसी से आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को बढ़ना है। आप लोगों को ये बताना है इकोसिस्टम का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। चलिए पृथ्वी का वह भाग, ये पढ़ते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित होता है, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय है। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। एक डी दिया गया है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। देखिएगा बच्चों, अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये चारों ही बात कहीं ना कहीं पारितंत्र से लिंक्ड है, लेकिन यहाँ पर एक बात पूछी गई है सर्वोत्तम, यानी कि चारों बात जो है ठीक है, लेकिन उन चारों में सबसे ज़्यादा ठीक कौन सी है ये आपको डिसाइड करना है। आपके पास 4 सेकंड का समय है। जो पारितंत्र है उसको डिफाइन करने के लिए चारों बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से सही हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है, यानी कि बेस्ट में बेस्ट आपको चुनना है। चलिए 4 सेकंड का आपके पास समय है बच्चों, आपको उसी के अंदर रिप्लाई करना है। चलिए तेजी के साथ सेशन को बढ़ाते हैं और सभी बच्चे अपना राइट आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका यहाँ पर गलत है,
सी भी गलत है। मैं बता रहा हूं गलत नहीं है, लेकिन गलत किस एंगल से है? ये तीनों बात भी सही है, गलत इस एंगल से 4 में बेस्ट कौन सा है, इन चारों में सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है इकोसिस्टम को, तो कौन सा विकल्प एक्सप्लेन करता है? पारितंत्र वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों संयुक्त रूप से निवास करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एस्किमो, एस्किमो एक जनजाति है, ये आपको कनाडा के अंदर और ये मोस्टली आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलने वाली है। उत्तरी गोलार्ध के वो सीरिया के अंदर भी मिलता है, ये कनाडा के अंदर भी मिलते हैं। तो वे इलाके जो उत्तरी पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पर एस्किमो जो जनजाति है विश्व स्तर की, उसके द्वारा एक घर का निर्माण किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? इग्लू। ठीक है, इग्लू घर बर्फ़ के बने होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? चलिए, इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। इन घरों को बनाने की जो एस्किमो जनजाति की टेक्नोलॉजी है वो क्या है? बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद, ये सीटेट के अंदर बहुत बार पूछा गया है, जो बच्चे सीटेट वाले हैं बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। जो इग्लू घर है वो बर्फ़ की बनी दीवारों के बीच में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अंदर उत्पन्न होने वाली जो गर्म हवा है, क्योंकि मानव है या कोई भी जीव है उसकी बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर होता है जिसे वो छोड़ता है, तो वो टेम्परेचर घर से बाहर नहीं जाता है बल्कि घर के अंदर ही कैद हो जाता है ताकि सर्दी का एहसास कम हो। ठीक है, या बी विकल्प देखिएगा बच्चों, यहाँ पर बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है, बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध होता है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि जो इग्लू का घर है उसे बनाने के लिए या उस घर के अंदर कौन सी बात यहाँ पर सटीक बैठती है? ए, बी, सी और डी। चलिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, एक्सप्लेन करने वाला भी है, और सीटेट के अंदर इसी प्रकार के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बस आप लोगों को इग्लू जो घर है वो कौन सी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? एस्किमो जनजाति के द्वारा। कहाँ बनाया जाता है? पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में। कौन से ध्रुवीय क्षेत्र? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में जीवन नहीं है तो दक्षिणी ध्रुव आपका ऑप्शन में आ ही नहीं सकता। राइट जो होगा आपका वो उत्तरी ध्रुव होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये नहीं पूछा गया इग्लू का निर्माण एस्किमो के द्वारा किया जाता है, ना ही ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के कौन से हिस्से में इस प्रकार के घर देखने के लिए मिलते हैं। तब आपको बताना था उत्तरी गोलार्ध या ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमको उसकी विशेषता बतानी है। तो बच्चों मैं बिल्कुल राइट विकल्प की ही बात करूंगा। यहाँ पर डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। यहाँ पर ए पूर्ण रूप से सही है। इग्लू एक ऐसा घर है जिसके अंदर दीवारों को इस प्रकार से बनाया जाता है, मानव की बॉडी से जो हिट उत्पन्न होगी उस हिट को कैद कर लिया जाता है ताकि उस घर के अंदर सर्दी का एहसास कम हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विश्व का 90% से अधिक जीव भार क्या है? देखो, प्रत्येक जीव पर दूसरे जीव के भोजन का एक भार होता है, उसी को जीव भार कहा गया है। ठीक है, जैसे वनस्पति है, वनस्पति के ऊपर भी एक जीव भार है क्योंकि वनस्पति प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन बनता है। प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर भी एक जीव भार है, वो भी किसी का भार बनता है, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता का भोजन बनता है। और इसी प्रकार द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर भी किसी के भोजन का भार है, वो भी किसी तृतीयक उपभोक्ता का भोजन बनता है। इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर प्रत्येक जीव किसी ना किसी का भोजन है, या किसी के जीव या किसी भी जीव के द्वारा किसी के भोजन का एक भार उठाया जाता है, उसी को जैव भार कहा जाता है या जीव भार कहा जाता है। अब ये हम लोगों को बताना है विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, एक आपको दिया गया है अलवणीय आर्द्र भूमि, अलवणीय आर्द्र भूमि। एक दिया गया उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, एक दिया गया अपरी मृदा में, और एक दिया गया है महासागरों में। चलिए अरे भाई, सभी बच्चों को तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहां पर पाया जाता है? अलवणीय जलीय आर्द्र भूमि क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, अपरी मृदा में और महासागरों में। चलिए अरे भाई, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। यहाँ पर
ए विकल्प आपका गलत है पूर्ण रूप से, बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है, डी आपका पूर्ण रूप से सही है। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइएगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो महासागरों का है और महासागरों के अंदर ही सर्वाधिक जीव पाए जाते हैं। स्थल मंडल की तुलना में जल मंडल में महासागरों में जीवों की संख्या अधिक है, तो वहाँ पर जैव भार भी अधिक होगा जहाँ पर जीवों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्थल मंडल 29% है और जो जल मंडल है महासागर है वो 71% है। अब उस 71% के अंदर बहुत सारे जीव हैं और वो सभी जीव एक दूसरे का आभार है। कोई छोटी मछली बड़ी मछली का आभार है, कोई मछली मगरमच्छ का जीव भार है। इसी प्रकार पूरे समुद्र के अंदर एक पूरा का पूरा उपभोक्ता तंत्र बनता है। तो इसीलिए सर्वाधिक जैव भार पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। और लगभग कितना पाया जाता है? 90% से अधिक। पूरी पृथ्वी पर जितना भी जैव भार है उसका 90% से अधिक हिस्सा महासागरों में पाया जाता है। चलिए, आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? चलिए आपके पास बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं। पर्यावरण के जो घटक हैं, जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है, कौन सा अजैविक घटक नहीं है। बस हम लोगों को ये बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से 3 जैविक घटक हैं, एक विकल्प ऐसा है जो अजैविक घटक है। जीवीय नहीं का मतलब है अजैविक घटक, तो हम लोगों को अजैविक घटक बताना है यहाँ पर। चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर देने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक के 3 ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं, अजैविक का आपके पास 1 है, उसी को फाइंड करके आपको बताना है। तो आपके पास 4 विकल्प मौजूद थे, जीवाणु, वनस्पति, जानवर और वायु। चलिए, अरे भाई तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। सभी बच्चों को 4 सेकंड के अंदर आंसर देना था। आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। हम क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो बात कर लेते हैं बच्चों विकल्प की। तो जीवाणु एक जैविक घटक है, वनस्पति भी जैविक घटक है, जानवर भी आपका क्या है? जैविक घटक है। हम लोगों को बताना था अजैविक घटक। आपका वायु अजैविक घटक नहीं है। तो बच्चों ये निगेटिवली आपका क्या हो जाता है? ट्रू। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनने वाला है? वायु। वायु एक प्रकार का वायु, पर्वत, नदी, ये तीनों ही आपके अजैविक घटक होते हैं। ये हमेशा परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। वनस्पति, जंतु, जीवाणु, ये तीनों ही कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? सभी प्रकार के जंतु, सभी प्रकार की वनस्पति, सभी प्रकार के बैक्टीरियाज, इन सबको हम पर्यावरण में जैविक घटक की श्रेणी में रखते हैं। पर्वत, नदी, नदी, पर्वत और आपका वायु, इन तीनों को हम अजैविक घटक के अंदर इंक्लूड करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर लेते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हम जिस चीज का अध्ययन करते हैं, निम्नलिखित 4 ऑप्शन है आपके पास। इन 4 में से ऐसी कौन सी चीज है जिसका अध्ययन आप पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी विज्ञान के अंदर करते हैं? चलिए, एक आपको दिया गया है बच्चों वातावरण, एक विकल्प आपके पास है पृथ्वी, एक है अंतरिक्ष, एक है आकाश। अगर हम पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करते हैं तो 4 में से किसी एक का अध्ययन किया जाता है। 3 ऐसे हैं जिनका अध्ययन नहीं किया जाता है, वही आपको बच्चों चैट बॉक्स में सबमिट करा देना है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सही विकल्प की। ठीक है, आकाश का अध्ययन नहीं होता है, अंतरिक्ष का अध्ययन भी नहीं होता है, पृथ्वी का अध्ययन भी नहीं होता है। आप खगोल विज्ञान में अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, आकाश का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी के अंदर जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ये तीनों ही खगोल विज्ञान से रिलेटेड है और ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इनका यहाँ पर कोई चांस नहीं है। यदि हम वातावरण का अध्ययन करते हैं तो वह किस में किया जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान में किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी जो विज्ञान है ये किन के बीच के कोरिलेशन की स्टडी करता है? एक आपको दिया गया है मनुष्य और वन,
एक जीव और वातावरण, एक मृदा और जल, एक दिया गया पति और पत्नी। चलिए आपके पास बच्चों 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। आपको तेजी के साथ सही आंसर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम पढ़कर आए हैं। 16 और 15 आपको इस क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट करने में आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हम 2 कोरिलेशन की स्टडी करते हैं, तो वो किस किस की करते हैं। जिस बच्चों को जैविक अजैविक घटक का पता है उसके लिए कोई चैलेंजिंग चीज नहीं है। चलिए अरे भाई 4 सेकंड का समय दिया गया था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं हम सही विकल्प की। मनुष्य और वन यहाँ पर बच्चों गलत है। मृदा और जल ये आपका गलत है। पति और पत्नी ये गलत है। जीव और वातावरण के बीच में क्या संबंध है, क्या अन्योन्य क्रियाएं होती है, उन सभी की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, इकोसिस्टम के अंदर करते हैं। यानी कि आपका बी पूर्ण रूप से बच्चों क्या है यहाँ पर सही है। चलिए बात कर लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18। आई होप दैट सभी बच्चे सेशन के साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। सेशन थोड़ा सा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये थोड़ा सा बड़ा चलने वाला है। रीज़न है इन्वायरमेंट साइंस के ये जो क्वेश्चंस इसके अंदर आए हैं, जिन बच्चों ने कभी इन्वायरमेंट साइंस नहीं पढ़ी है, इन्वायरमेंटल स्टडी को नहीं पढ़ा है, उनके लिए चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना यानी कि इमेजिनेशन सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों। एक है ए.जी. टांसले, एक है E.H. स्ट्रेहलर, एक दिया है C.C. पार्क, एक दिया गया F.R. फोसबर्ग। चलिए, अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आपके पास बच्चों 4 विकल्प मौजूद हैं। E.G. टांसले, एक है स्ट्रेहलर, एक है C.C. पार्क, एक दिया गया है D. फोसबर्ग। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर 4 सेकंड के अंदर सबमिट नहीं कराएगा। हल्की सी सेशन को मैं गति भी प्रदान करने वाला हूं ताकि हमारा जो लेक्चर है समय से पूरा हो सके। तो बच्चों यहाँ पर डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी पूर्ण रूप से गलत है। E.G. टांसले के द्वारा सबसे पहले इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, इमेजिनेशन किया गया था, ये आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 18 और 19 एक प्रकार से सेम है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो इकोसिस्टम वर्ड्स है इसका उपयोग सबसे पहले 1935 में किया गया था। तो ये 1935 में किसके द्वारा किया गया था, क्लार्क, टेलर, टांसले और लिंडेमन। चलिए अरे भाई 4 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 18 क्वेश्चन में ऑलरेडी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। 18 से ही मिलता जुलता एक डिक्टो क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है। बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। जिन बच्चों के आंसर आ चुके हैं शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर सबमिट कराया है। जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं उनका तो राइट आना ही है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एकदम सही विकल्प की। ए बच्चों दिया गया है आपको क्लार्क, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। टेलर भी आपका गलत है, लिंडेमान भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है आपका E.G. टांसले। E.G. टांसले के द्वारा सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड को इस्तेमाल किया गया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की। आई होप दैट सभी बच्चों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। टाइम तो लगना ही है जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो क्लास के साथ सभी बच्चों को अंत तक बने रहना है। कोई भी बच्चा क्लास को छोड़कर नहीं भागेगा। ठीक है, भागोगे किससे, क्लास से भागोगे, लेकिन इंसान अपने आप से थोड़ी भाग सकता है, परीक्षा से थोड़ी भाग सकता है। यदि आप किसी परीक्षा हॉल में जाते हो तो वहाँ पर आपको अपने 2-2.5 घंटे जो भी हैं वो आपको स्पेंड करने हैं। आप परीक्षा से नहीं भाग सकते, पढ़ाई से नहीं भाग सकते, अपने आप से नहीं भाग सकते। तो वो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्लास को कंटिन्यू रखना है या इसको एग्जिट कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोगों को तो पढ़ना है, पढ़ाना है, तो हम लोग कंटिन्यू क्लास के साथ बने रहेंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अगर आपको बच्चों देखो ये सभी चीज आपको ध्यान रखनी है, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी, तीनों के वैज्ञानिक अलग अलग हैं, तीनों ही क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इकोसिस्टम यानी कि E.G. टांसले। अब हमको बताना है डीप इकोलॉजी। ठीक है, तो एक आपको दिया गया है C. रोन कियन, एक दिया गया है E.P. ओडम, एक दिया गया है F.E. क्लीमेंट्स और एक दिया है अनीज नेस। आपके पास बच्चों 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। इन 4 से ही आपको एक सही विकल्प का आंसर फाइंड कर लेना है।
डीप इकोलॉजी जो वर्ड्स है वो सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स के पास 4 सेकंड का समय है, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए, अरे भाई तेजी के साथ चैट बॉक्स में जाइएगा और आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक कर देना है एक बार और शेयर कर देना है। सभी बच्चे ऐसे विद्यार्थी जो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इन्वायरमेंट साइंस उनके सीटेट यूपी टेट में आना है, उन सभी बच्चों की आपको हेल्प करनी है और उन सभी तक हमारी इस वीडियो को आप लोगों को शेयर कर देना है यूट्यूब के माध्यम से। चलिए तेजी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं सही विकल्प की। बच्चों ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है। डीप इकोलॉजी जो वर्ड्स है इसका इस्तेमाल सबसे पहले अनीज नेस के द्वारा किया गया था। ये आपका डी विकल्प क्या हो जाता है, सही। ठीक है, और मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, डीप इकोलॉजी तीनों के ही वर्ड्स को इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये तीनों आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं सेशन को थोड़ा सा आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है, यानी कि आपके पास 4 ऐसे स्थल हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में हैं, लेकिन एक ऐसा है जो मानव के द्वारा बनाया गया कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, वह आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए 4 विकल्प हैं, एक है मरुस्थल, एक है वन, एक सी कृषि है, एक है चारागाह। तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा और तेजी के साथ 4 सेकंड में आप लोगों को रिप्लाई करना है। मरुस्थल, वन, कृषि भूमि और चारागाह, ये चारों ही आपके इकोसिस्टम है, लेकिन मानव के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपको बताया गया है, मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 या 2 के अंदर। ठीक है, और हम अपने आसपास भी देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम सही विकल्प की। मरुस्थल का निर्माण कभी भी मनुष्य नहीं कर सकता है, वन प्राकृतिक रूप से ही होते हैं, इनको भी हम नहीं बना सकते हैं। चारागाह बड़े बड़े जैसे सवाना के घास के मैदान हैं, बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं, इनका भी हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कृषि भूमि है वो सदैव मानव के द्वारा तैयार की जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रख लेना है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कृषि है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 21, 22 दोनों ही सेम है, इनको पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आप लोगों को बताना है, तो बताइएगा तेजी के साथ। खेत, तालाब, वन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। अरे भाई 22 तो हमने सोल्व कर ही लिया है ना 21 के अंदर, फिर इसके अंदर इतना सोचने वाली बात क्या है। आपको बस क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए। वहां पर एग्जामिनर ने किसी दूसरे एंगल से पूछा था, यहां पर किसी दूसरे एंगल से पूछा था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। चलिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो बच्चों डी आपका गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। यहाँ पर जो खेत है, कृषि भूमि है, ये मानव के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि 22 का ए यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो उष्ण कटिबंधीय वन पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनः योजित नहीं होते हैं, ऐसा किस लिए होता है। चलो बच्चों अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, 3 प्रकार के वन होते हैं। एक होते हैं पर्णपाती वन, पर्णपाती वन जो अपने पत्ते घेर देते हैं या पतझड़ वाले होते हैं। ठीक है, अगर उन पौधों को काट दिया जाए तो बहुत तेजी के साथ उन पौधों की जो लंबाई है, शाखाएं पुनः वापस आ जाती हैं। एक होते हैं सदाबहार वन, वो उनकी तुलना में थोड़ा स्लो बढ़ते हैं, लेकिन वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जो वर्षा वन होते हैं, यदि उनको काट दिया जाए तो वे मोस्टली गल जाते हैं, उनकी शाखाएं दोबारा से डेवलप नहीं होती हैं। तो इसका मुख्य रीजन क्या है आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, देखिए बच्चों। वर्षा वनों में वृक्षों के प्रावध्यों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है, वर्षा वनों की मृदा में पोषक का अभाव होता है। एक सी दिया गया, वर्षा वन की जो जातियां हैं धीमी गति से बढ़ती हैं या विदेशज
जातियां वर्षा वन की उर्वरक मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। चलिए 4 विकल्प हैं और आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बच्चों मैं इस बात को बार बार आप लोगों के साथ रिपीट कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। सीटेट के अंदर, पीसीएस के अंदर, आईएएस के अंदर, इन तीनों ही परीक्षाओं के अंदर इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं, इसीलिए उनकी लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है। मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी बता चुका हूँ और शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी पढ़ा चुका हूँ, वर्षा वन भी पढ़ा चुका हूँ और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी पढ़ा चुका हूँ और यहाँ पर भी मैं आपको हिंट दे चुका हूँ। तो उसी के आधार पर आपको एक सही विकल्प का चयन कर लेना है बिना समय लगाए। चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं सही विकल्प की। ठीक है, ए विकल्प बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं सी विकल्प की, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है, बात करते हैं डी विकल्प की, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर सही जो विकल्प है आपका बी है। अगर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो उनकी ग्रोथ थोड़ी धीमी होती है। उसका रीजन ये है कि वर्षा वनों की मृदा में पोषक का अभाव होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24वां क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है, सभी बच्चों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया? देखिएगा, देखो बच्चों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अच्छी आर्द्र भूमि है उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, उस लिस्ट को कंबाइन रूप से क्या कहा गया है? रामसर आर्द्र भूमि। ठीक है, चलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अच्छी आर्द्र भूमि है उनकी एक सूची सरकार के द्वारा बनाई जाती है और उस सूची में अलग अलग स्थानों पर जो आर्द्र भूमि है, नमी वाली भूमि है, उसको रखा जाता है। उस कंबाइन लिस्ट को रामसर आर्द्र भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो 4 झील आपको दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी झील को, चारों ही आर्द्र भूमि है, लेकिन इन 4 में से ऐसी कौन सी झील है जिसको रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, 4 विकल्प है। आना सागर झील है आपकी अजमेर में, जयसमंद झील है, राजसमंद झील है, एक सांभर झील है। आपके पास चारों ही झील हैं, चारों ही झील राजस्थान की हैं, लेकिन राजस्थान की ऐसी बच्चों कौन सी झील है जिसको रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? चलिए चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे तेजी के साथ सभी बच्चे चैट बॉक्स में अपने आंसर सबमिट कराइएगा। 3 से 4 सेकंड का ही आपको मैक्सिमम समय दिया जाएगा, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। ठीक है, एक विकल्प है आना सागर झील, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। जयसमंद झील भी गलत है, राजसमंद झील भी गलत है। यहाँ पर बच्चों सांभर जो झील है ये आपका पूर्ण रूप से सही है। ये आपको ध्यान रखना है, रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सांभर झील को शामिल किया गया है। लेकिन ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ये झील कैसी है। सांभर झील राजस्थान में है और किस प्रकार की झील है? ये नमकीन झील की श्रेणी में आती है। ठीक है, बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, और उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं कि जो बच्चे इस क्लास में अंत तक बने हुए हैं। आपको नॉलेज के लिए टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि आपकी नॉलेज भी डेवलप हो जाए, आपका टाइम भी ना लगे। ठीक है, चलिए रामसर 25वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रामसर अभी समय भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? अरे भाई 24 आपका क्लियर हो गया तो 25 भी क्लियर हो जाएगा। 24 में भी मैं बता चुका हूँ, 25 भी वही है। तो रामसर जो कन्वेंशन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? अनुवांशिक संसाधन से है, आर्द्र भूमि से है, या फिर आपका खान से है, या फिर आपका वन भूमि से है? तेजी के साथ 4 सेकंड में आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। ठीक है, आई होप दैट सभी बच्चों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और सभी बच्चों के इस 25 क्वेश्चन के आंसर भी ठीक आने चाहिए, क्योंकि 24 और 25 सेम ही है, बस उसको अलग अलग एंगल से पूछा गया है। ठीक है, और बच्चों ये आज इन्वायरमेंट स्टडी की पहली क्लास थी और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास के बारे में क्या सोचते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में सबमिट कराना है। पढ़ाते समय बाय मिस्टेक
किसी शब्द के उच्चारण में कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन अकेले बैठकर किसी क्लासरूम में पढ़ाना दोनों ही डिफरेंट है। कभी कभी उच्चारण में भी गलती हो सकती है और कभी कभी क्वेश्चन को सोल्व करने में भी हो सकती है। ये सभी एक मानवीय त्रुटि है। इस चीज़ पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों ने कितना सीखा है, वो हमें कहाँ पर काम आना है। ठीक है। और सभी बच्चों को प्रतिदिन समय से लाइव आना है। आज की जो क्लास है ये आपकी थोड़ी सी लेट है, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों को माइंड नहीं करना है। तो कल से मैं प्रयास करूँगा कि एक्यूरेट 9 बजे मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करा सकूँ। और आज की क्लास बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच वाचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से उनके भावी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारा धन्यवाद। सेशन के साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए सभी छात्रों को शुभ रात्रि।